हम लोग अंतिम तक लड़ते रहे। इस देश का अंतिम स्वतंत्र राजवंश पेशवा ही उन गद्दारों को आज तमाम तरह के सरकारी सुविधाएं हासिल है। मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक कुछ पहुंच रहे हैं। पेशवा और बाकी सब राजाओं के बीच का फर्क ये है कि पेशवाओं ने अंग्रेजों से संधि नहीं की। हम लोग शंकराचार्य जी महाभाग को पालकी में बैठा के लेके आए हैं और उनके निर्देशन में, उनके आदेश में कुंभ की प्रतिस्थापना की गई। हमारे साथ पेशवा वंश से पेशवा जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ रूबरू हों और वो पेशवा वंश को उस इतिहास को बताएं जो हमारे शंकराचार्य जी के इतिहास से वो जुड़ता है। पेशवा जी, आपका स्वागत है इंडस्ट्री डेली चैनल पे। प्रणाम, हर हर महादेव। देश की जनता को पेशवा का प्रणाम। पेशवा जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बताएं, अपने बारे में बताएं। हमारी शाखा चित्रकूट की शाखा है और बाजीराव पेशवे जी के जो बेटे थे रघुनाथ राव, उनको चित्रकूट का परगना ऐसे जागीर मिला हुआ था। हम उसी जागीर के इस समय के वंश प्रतिनिधि हैं और 11वें पेशवे इस देश के। और नाना साहेब पेशवा हमारे भाई हुए। उनका सिलसिला जो है वो 1857 की क्रांति में टूट गया और उन्हें नेपाल जाना पड़ा। तो कुल मिला के इस समय देश में 2 पेशवे परिवार हैं, एक पुणे में है, एक आप अपना एक बार शुभ नाम भी बताइएगा। हमारा नाम है प्रभाकर नरसिंह राव पेशवा। आप पेशवा साहब, वो जो कहा जाता है कि नाना साहब नेपाल चले गए थे, किसी ने उनको नहीं देखा, तो उनकी कभी कोई हिस्ट्री आई कि वो कहाँ चले गए या गुमनामी में कैसे गुजर गए? कुछ ऐसा है कि नेपाल जाने के बाद, क्योंकि उनका झगड़ा विश्व की सबसे बड़ी ताकत से था और वो डरे नहीं और उन्होंने नेपाल का रास्ता चूज किया। नेपाल में जो पैसे उनके पास थे, उन्होंने वहाँ 8 गाँव और उनके लोग जो हैं वो वहाँ पे उनके आज भी पेशवे परिवार के वो 8 गाँव वहाँ पेशवा परिवार के लोग रहते हैं। नाना साहेब के वंश प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी नहीं है। शायद नाना साहेब पेशवा जी, क्योंकि उस समय तक नाना साहेब पेशवा जी आगे भी वो निर्वंश ही रहे और उनका परिवार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। हाँ, वो लोग अभी भी उपस्थित हैं। वो लोग हैं जो लोग 20,000 की संख्या में नाना साहेब पेशवे के साथ वहाँ गए। हाँ, तो वो बस्ती से लेकर गोरखपुर तक और नेपाल के विराटनगर के 8 गाँवों में अभी निवास है। क्योंकि उनके बारे में फिर कहा जाता है कि वो कहाँ चले गए, किसी को हाँ, नेपाल में गए। नेपाल में वो मोर्चा बना के उन्होंने रखा हुआ था कि अगर अंग्रेज फिर आते हैं तो वो उनसे युद्ध करके अपनी वीर गति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पीछा करना उचित नहीं समझा। इसके अगेंस्ट में अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे परिवार को, यानी भाई के परिवार को, रानी लक्ष्मीबाई के एक परिवार को और तात्या के एक परिवार को, इसको चित्रकूट में कैद कर लिया कि हम एक लेवरेज डील करें कि अगर नाना साहेब पेशवा कभी अगर हमला करेंगे तो हम इन लोगों को इनकी हत्या कर देंगे। तो नाना साहेब का कभी हमला हुआ और इसी कारण हम लोगों का आप लोग वहाँ अच्छा चित्रकूट में बचा रहा है। चित्रकूट में इस देश के सबसे लंबे समय तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स पेशवा परिवार रहा है। 1859 से लेकर 1948 तक, जब तक जवाहरलाल नेहरू जी ने आके इलाहाबाद से हम लोगों को मुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी का ये एहसान है। और पेशवा परिवार और ये प्रिजनर परिवार जो है, जो 3, 4, 5 हैं इस देश के, ये कभी उनका ये एहसान नहीं। तो कैसे उन्होंने मुक्त करा? कोई कानून बनाया था? हाँ, वो आए और उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रीडम एक्ट जो है उस पर साइन किए। हम लोगों को मुक्ति हुई और हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पेशवा एक अगर देखा जाए तो मुगलों से असल में मुक्त पेशवाओं ने हमें कराया। मुगलों से वो 64 तक लेते थे और पेशवा कहते हैं कि दिल्ली जीत ही चुके थे। बिल्कुल। और देखा जाए तो ये जो अंग्रेज थे, प्लासी के युद्ध में भी अगर देखें तो अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं, पेशवाओं से भारत लिया। पर इतना मजबूत पेशवा साम्राज्य, जिन्होंने पूरा महाराष्ट्र से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया को पूरा बचाया, फिर वो पूरे पेशवा परिवार हमारे इतिहास से गायब हो गए। जैसे हमारे हिंदुस्तान की ये एक किस्मत रही है कि भगवान राम अगर हैं तो विभीषण भी है। तो विभीषणों के कारण ये देश सदैव हारा गया। पेशवा परिवार के विभीषण आज आप देखिए, जब पेशवा परिवार या इस देश का पूरा समाज गरीब हो रहा था तो कुछ लोगों के घरों में सोने की ट्रेनें थे, चांदी के चम्मच थे, अंग्रेजों के साथ मिलके वो इस देश को लूट रहे थे। तो वो लुटेरे लोग जो है वही विभीषण थे, जिनके कारण पेशवा परिवारों की मोर्चाबंदी की हार हो गई और ये देश गुलाम हो गया। पेशवाओं के युद्ध कौशल में कोई कमी नहीं थी। हम लोग अंतिम तक लड़ते रहे। इस देश का अंतिम स्वतंत्र राजवंश पेशवा ही है।
सबने हथियार डाल दिए थे अंग्रेजों के सामने, लेकिन पेशवा अंतिम तक लड़ते रहे और उस महान गदर को 1857 की गदर को 25 दिसंबर 1859 तक यानी 2 वर्ष तक खींचा। लेकिन विभीषण जो है उनके कारण हमारी हार हुई। उन गद्दारों को आज तमाम तरह के सरकारी सुविधाएं हासिल है, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक वो पहुंच रहे हैं। ऐसा है। तो पेशवाओं का जो पुणे का परिवार है उनकी क्या स्थिति है? पेशवाओं के पुणे का परिवार एक आम जनमानस की तरह है। पेशवाओं का चित्रकूट का परिवार, चूंकि हमारे पास फोर्ट अभी भी स्थित है, क्योंकि उस फोर्ट में हम लोग कैद हुए थे, तो वो फोर्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास स्थित है, मंदिर है। बाकी नॉर्थ इंडिया में भी पेशवा परिवार से सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया। तो अभी पेशवा का जीवन कैसे चलता है पेशवाओं का? मैं ये मतलब पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम मारवाड़ मेवाड़ के देखें तो राजाओं ने अपने अपने किलों को देखिए, पेशवाओं होटल बना लिया है। पेशवा और बाकी सब राजाओं के बीच का फर्क ये है कि पेशवाओं ने अंग्रेजों से संधि नहीं की। जिन राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत से संधि की, उनके पास उनके किले रहे, उन किलों में उन्होंने होटल्स बनवाए, विदेशी लोगों के रहने का प्रबंध किया, शादियों के लिए वो अपने घरों को किराए से देने लगे। इस तरह से उन्होंने अपनी आय का प्रबंध किया। पेशवाओं के किलों में युद्ध लड़े गए, तोप के निशान, गोलियों के निशान। हम जिस किले में रहते हैं उस किले में कम से कम 6000 से भी ज्यादा तोप के गोले हैं। 2024 में 26 जनवरी के दिन हमारे मना करने के बावजूद भी चित्रकूट कलेक्टर ने एक बच्चों के दल को वहां भेजा, जो ब्रिटिश काल की लैंड माइंस जो है गोलों के ऊपर जिनका पैर चला गया, जिससे 3 बच्चे हताहत हुए। तो पेशवा परिवार के तो किले इस तरह के, वो युद्ध अंतिम दिन तक, इस देश का अंतिम दिन में भी जो युद्ध हुआ है वो पेशवाओं के साथ हुआ। तो हम अपने किलों को होटल नहीं बना सकते, और ना ही हमारी ये परंपरा है कि हम किसी को बैठ के वहाँ पे शराब पिलाएं या किसी के साथ नॉनवेज खाने के उस प्रबंध को करें। ये हमारे लिए देव है। तो ये मतलब पेशवा परिवार बिजनेस से और इससे मतलब हाँ, छोटे मोटे किसान, एक तरह से पेशवा किसान परिवार भी है, और पेशवा फोर्ट से जो प्रॉपर्टीज आती है या उन हिंदू मंदिरों से जो पैसे आते हैं जो पेशवाओं ने मुगलों से खींचे हैं, वो पेशवा परिवार के बोर्ड में पैसे आते हैं, उसी से पेशवा परिवार का खर्चा और धर्म की प्रतिष्ठा। और जो पेशवा जो चित्पावन ब्राह्मण है वो जो कोंकण बेल्ट में हैं, तो वहाँ से आप लोगों का संपर्क होता है? वही मतलब अभी मिलना जुलना होता है, बात मतलब बिल्कुल होता है। पुराने लोग मिलते हैं? बिल्कुल होता है। चिपलून में परशुराम जी का मंदिर है जिसका पेशवे परिवार अध्यक्ष है, तो वहां से तो बिल्कुल देव स्थानम बोर्ड है, तो बिल्कुल आदान प्रदान बिल्कुल 24 संपर्क है। बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम हिंदी बोलने वाले पेशवा, वो मराठी बोलते हैं। हाँ, वो मराठी पेशवा है, हम हिंदी बोलने वाले पेशवा हैं। जायदाद के बंटवारे में पुणे जिनको मिला है वही चिपलून ज्यादा देखते हैं। हमें बुंदेलखंड मिला है तो हम बुंदेलखंड और उत्तर भारत की चीजें ज्यादा देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ शंकराचार्य जी की हिस्ट्री पे, क्योंकि बहुत समय तक कुंभ जो है वो समाप्त हो गया था, और पेशवा और शंकराचार्य जो थे तत्कालीन, उन्होंने मिलकर कुंभ को पुनः जीवित किया। आज के समय में उसी कुंभ तो नहीं कहेंगे, माघ मेला में शंकराचार्य जी को फिर से शासन जो है उनको गंगा स्नान नहीं करने देता, उनके बटुकों की शिखाएं जो है खींची जाती है। तो आपको लगता है कि वो पेशवा जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, पूरे सनातन परंपरा को रिवाइव किया, उन्होंने कुंभ को पुनः आरंभ करवाया, शंकराचार्य जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया, वो आज ये स्थिति स्वतंत्र भारत में देखने को कभी पेशवा ने सोचा था कभी इस तरह? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं सोचा, ये सपने में भी नहीं सोचा। मतलब आप समझिए, इल्तुतमिश के काल से 12th सेंचुरी से कुंभ बंद है। 17वीं शताब्दी में धीमे धीमे इस कुंभ के लिए प्रयास होते थे। अकबर के टाइम पे भी कुछ प्रयास हुए थे। कुछ हिंदू राजाओं ने अकबर को घूस देके या पैसा देके इस कुंभ को वापस पुनर्स्थापित कराने का प्रयास कराया था, लेकिन वो प्रयास लंबे समय तक सफल नहीं रहा। और वो कुंभ की डुबकी केवल अमीर हिंदुओं की डुबकी होती थी जो जजिया देते थे, और उसके एवज में उनको कुंभ में लगाने की डुबकी मिल जाती थी। पेशवा ने बाजीराव पेशवे 1720 से 1740 के टाइम पीरियड के बीच में 40 बैटल्स लड़ी और 40 में से 40 में विजय प्राप्त। ये बड़ा जबरदस्त विक्ट्री रिकॉर्ड है जो मिडिल इंडिया में ये किसी के पास दर्ज नहीं। इस
बात के बाद 1743 के आसपास नाना साहेब पेशवा ने कुंभ के ऊपर कब्जा कर लिया। कुंभ के गवर्नर मतलब इलाहाबाद के गवर्नर जो उस समय रामपुर नवाब थे हाजी मीर खान, उनको मार गिराया गया और इलाहाबाद के जो कुंभ स्ट्रक्चर है, शहर पे नहीं, जो संगम का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर पेशवा फोर्सेस ने उस पर कब्जा कर लिया। अब संकट की स्थिति ये हुई कि कौन कुंभ को आयोजित करेगा, तो हम लोग शंकराचार्य जी महाभाग को पालकी में बैठा के लेके आए हैं और उनके निर्देशन में, उनके आदेश में कुंभ की प्रतिस्थापना की गई। ये 3-4 साल चला। फिर इसके बाद मुगलों ने हमसे कुंभ छीन लिया, तो करीब 20 साल तक कुंभ या वो संगम का जो नोज है उसके लिए युद्ध चलते रहे। लेकिन 20 साल के बाद यानी 1757 के आसपास पेशवा परिवार ने कुंभ यानी कुंभ के ऊपर या कहिए संगम की नोज के ऊपर परमानेंटली अपना कब्जा कर लिया। तो फिर 3 मेले शुरू हुए, माघ मेला, कार्तिक मेला और कुंभ। और तीनों मेले शंकराचार्य जी महाभाग के पालकी में बैठ के आने से पेशवा परिवार के पास करीब 12 से ज्यादा आर्टिक्राफ्ट्स हैं, 12 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं इस चीज की, जिसमें हम लोग शंकराचार्य जी महाभाग को लेते हुए आ रहे हैं। तो ये परंपरा तो 1757 से है और उसके बाद पेशवा बोर्ड ने मुगलों को इलाहाबाद के किले से निकाला है। इलाहाबाद के किले से शंकर हरादरी बनाई, मतलब किले से लेकर एक दीवार बनाई गई है संगम नोज तक, जिसको हरादरी कहते हैं। उसका नाम ही शंकर हरादरी है, जिस पर खड़े होके हिंदू जाते थे और संगम स्नान पे स्नान करके वापस आते थे। और ये 1757 की परंपरा 2023-24 तक निर्बाध रूप से चली। इसी बार जो भी झगड़ा हुआ, जो भी हाँ 26 तक चला, 26 और ये कहा गया कि शंकराचार्य पालकी से क्यों चलेंगे? पालकी से। अब उसमें एक परंपरा थी पेशवा स्नान की। पेशवा स्नान की परंपरा का मतलब ही यही है कि पेशवा अपनी तोप, हाथी, घोड़े, ऊंट, जज्जम, सेना के साथ आते थे, शंकराचार्य जी को ले जाते थे और पूरी धमक के साथ कहते थे कौन है मलेच्छ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परंपरा को रोक के दिखा सकता है। ये पेशवाई निकालने की परंपरा एक्चुअली इट वाज अ चैलेंज टू ऑल दोज पीपल इन दिस कंट्री कि हम हिंदू आप एकजुट हैं और कोई हमें इसे रोके। तो उसको पेशवाई को, शाही स्नान को भी आज जो लोग नहीं समझते हैं उस पर आघात उन्होंने करना। भाई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने, जो कि इस परंपरा का विरोधी है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि पेशवाई क्या होती है, उसने उसको बदल के अमृत स्नान कर दिया। अरे भाई 300 सालों की हिंदुओं के गर्व की परंपरा है वो। और सरकार ने भी अमृत स्नान को, भाई क्योंकि सरकार भी पढ़ी लिखी नहीं है। भाई सरकार ने अगर पढ़ा लिखा होता, दे हैव रेड द रिकॉर्ड्स, दे हैव इवन कॉन्टेक्टेड द पेशवा। उन्होंने हरादरी के निर्माण में पेशवा ने केवल कुंभ स्नान के लिए पहला गवर्नर बनाया था, जिनका नाम था कृष्णाजी पंडित। कृष्णाजी पंडित वाज द पेशवा गवर्नर। जैसे सिंधिया होलकर पेशवा गवर्नर थे, ऐसे ही कृष्णाजी पंडित वाज द गवर्नर ऑफ द कुंभ मेला, जिनका काम था कुंभ को आयोजित कराना, शंकराचार्य को लेके आना और वहां हिंदुओं से एक भी रुपए जजिया कोई न ले, इस बात को सुनिश्चित करना। और अब आप देखिए इस परंपरा को खत्म कर अमृत स्नान हर चीज में अमृत घुसेड़ देने से कुछ थोड़ी ना होगा। भाई पेशवा स्नान की परंपरा 300 इयर्स पुरानी है, हिंदुओं की गौरव की बात है, उसका इतिहास है, गौरव की बात है। इसके बारे में तो लिखा जाना चाहिए कि कैसे हरादरी का निर्माण हुआ, कैसे लोग मारे गए। नाना साहेब पेशवा को आप ग्रेटिट्यूड पेश करिए, यशवंतराव पेशवा को ग्रेटिट्यूड पेश करिए, जिन्होंने रामपुर नवाब से वो जगह छीनी थी। तो ये सब और शाही स्नान को भी लोग शाही स्नान को भी शाही से जोड़ रहे हैं। शाही स्नान जो है, पेशवा स्नान, अच्छा शंकराचार्य भी जब जाते थे तो उनके स्नान करने की परंपरा ये थी कि शंकराचार्य जब स्नान करते थे तो प्रैक्टिकली वो उस साल युद्ध में जो लोग मारे गए हैं, जितने भी हिंदू लड़ते हुए धर्म के लिए, उनका तर्पण कर रहे थे। भाई लाशें सड़ रही हैं, आप युद्ध भूमि हार गए, उन हिंदुओं की लाशें उठा के तो कोई ला नहीं सकता ना, तो उसका तर्पण कौन करेगा? तो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी भगवान ये तर्पण करते थे और इसीलिए शंकराचार्य स्नान के बाद ही किसी भी माघ मेला, कुंभ मेला या कार्तिक मेले की शुरुआत। आपको ये नहीं लगता कि अब स्वतंत्रता के बाद से जो एक ब्राह्मणों के प्रति एक अलग सा विद्वेष पैदा हुआ, क्योंकि पेशवाओं ने, मतलब वो ब्राह्मण थे, उन्होंने धर्म को समझा और उन्होंने मुगलों को, अंग्रेजों को हराया, लड़ा। वो जो पीढ़ी, जो वो इतिहास मुगलों और अंग्रेजों को अपने आप को रिलेट करते हैं, यहाँ का जो शासक वर्ग है,
इसीलिए पेशवा पेशवा उनके शिकार हो गए, तो पेशवा को इतिहास से जैसे मिटा दिया गया देखिए, वर्तमान इतिहास। वर्तमान में बिल्कुल ये सही बात है। उसका कारण भी ये है क्योंकि ब्रिटिश ईसाइयों ने सबसे बड़ी जंगें जो लड़ी हैं वो पेशवा से लड़ी हैं और लगभग पेशवा जीत ही गए हैं। 1857 की क्रांति में पेशवाओं ने इन ब्रिटिश ईसाइयों के भूसा भर दिया। तो अगली जो पॉलिसीज बनी इस देश में, महाराष्ट्र में जो पॉलिसीज बनी वो पेशवा विरोध की बनी। पेशवा विरोध ही नॉर्थ इंडिया में आके ब्राह्मण विरोध हो गया और अब पूरे देश में लागू करने के लिए इसे सवर्ण विरोध की टैक्टिक्स अपनाई। क्योंकि भीमा कोरेगांव को अगर हम देखें, भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है, हाँ, पेशवा की जीत को भी आज हार में और शोषण में तब्दील किया जा रहा है। और उनके जो जीत को, आज जो पेशवाओं की जीत थी, उसको एक सैड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस भारत में। और उसके लिए बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री अखबार के पन्ने पे विज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, नेता आज का जो भारतीय लोकतंत्र के नेता हैं, ये वैश्या से कम है। जिस जगह ग्राहक यानी वोट होंगे, ये उसी जगह जाएंगे। इनको सच्चाई से कोई लेना देना। आप 1818 में पेशवा की गोखले फोर्सेस, पेशवा की 3 फोर्सेस भीमा कोरेगांव को हम लोग लड़ रहे थे। किससे बचा रहे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? हिंदुस्तानी फोर्सेस, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, जिसमें राजपूत भी शामिल है, जिसमें गोसाई भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के 1200 गोसाई लड़ रहे थे पेशवा के साथ। और किस लिए लड़ रहे थे कि पेशवा कैपिटल ऑफ पुणे, जो उस समय देश की कैपिटल थी, वो ना हार पे जाए। और एट द पॉइंट सिद्ध नायक नाम के एक व्यक्ति ने पलटी मार ली और 500 लोगों के साथ वो उस तरफ शामिल हो गया। तो अब अंग्रेजों की जीत नहीं हुई, पेशवा को सदा के लिए महाराष्ट्र को छोड़ के ही उत्तर प्रदेश आना पड़ा। अब इसको ब्रिटिश ईसाई जो है अपने विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का पॉलिटिशियन, जातिवादी पॉलिटिशियन, बस जातिवाद के नाम पे उसे परोसा जा रहा है। दलितवाद का वहाँ पे रंग दिया जा रहा है। बस क्योंकि अंग्रेजों के साथ दलित मिलकर लड़े थे। अंग्रेजों के साथ महार मिलके लड़े थे। एंड महार्स आर नॉट दलित्स। हमारे कानपुर के सूबेदार का नाम जो है, मतलब जिनके अंतर्गत कानपुर की सूबेदारी थी, वो एक दलित समाज से आते थे। मतलब कानपुर की आप सोचिए, पूरी सूबेदारी दलित संभाल रहे हैं। और दलित किसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं? अपने पेशवा नाना साहेब को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। गंगा प्रसाद वाल्मीकि, सूबेदार गंगा प्रसाद वाल्मीकि, ये उनका नाम है। पेशवा को अंतिम समय तक बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दलित। अब इतिहास को बदल दिया। हाँ, अब क्या किया गया? सिद्ध नायक महार को उठा दिया गया, लेकिन गंगा प्रसाद वाल्मीकि, जिसने पेशवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जो पेशवा को अपना बड़ा भाई मानता था, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग से आता था, उनकी प्रतिस्थापना पूरे यूपी में सही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जातियों को जातियों से जोड़ने वाला प्रतीक है, वो भाई भाई का प्रतीक है। उसे आप हटाते हैं क्योंकि नेता नहीं चाहते कि दो जातियां आपस में लड़ जाएं। वो प्रोपेगेंडा चाहते हैं जिसमें दो जातियों के बीच में विद्वेष। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस इतिहास को आपको लिखना चाहिए, लिखवाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में पेशवाओं के पूरे जो स्वाधीन काल को लगभग भुला दिया। साहब, यहाँ शंकराचार्य जी को आंदोलन या बोलने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। 26 शर्तों के साथ वो बोल नहीं पा रहे हैं मंच से। दिल्ली में सवर्णों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है कि पेशवा को बोलने दिया जाएगा? किताब तो छप सकती है। किताब बैन, कितनी किताबें हमारी नहीं बैन? प्रयास करके हमारी 3 किताबें बैन है। भीमा कोरेगांव की सच्चाई के ऊपर बैन है। हमने पेशवा बोर्ड के 1740 से लेकर 1850 के बीच के डॉक्यूमेंटेशन किए हुए, वो बैन। ये कई सारी चीजें हैं। तो ये जब तक आपका पॉलिटिकल एजेंडा वो नहीं होगा, तब तक पेशवा बोलेगा तो देश में चारों वर्णों के बीच में समानता आएगी। चारों वर्ण एक दूसरे के साथ देने लगेंगे, नेतागिरी नेताओं की चौपट हो जाएगी। ये दुखदाई है। क्योंकि और देश में जितनी भी इस समय दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो या आरक्षण हो या शोषण हो, ये सारी कहानियां पेशवा काल की। पेशवा, मैं तो कहता हूं कि पेशवा को किसी डिबेट में आप बुलाइए। मैं तो वामन मिश्राम के सामने बोलने को तैयार हूँ कि आप बुलाइए, आप मेरे साथ डिबेट करिए और उस डिबेट में पूरा देश ये सच्चाई देखे कि क्या एक्चुअल सच्चाई। आर्य विदेशी, फलाने मूल निवासी, ये क्या ब्रिटिश 12 प्रोपेगेंडा, कोल्हापुर कॉन्स्पिरेसी के प्रोपेगेंडा के दम पे आप पूरी सरकारें चला रहे हैं। इनके कागज सामने आने चाहिए। और जिस दिन ये सामने आ गए, देश में कोई दिक्कत नहीं हुई। देश बहुत अच्छा है, बड़ा उर्वर देश है। कोई भाई भाई का विवाद नहीं, कोई जातियों का विवाद नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं। वास्तविकता में ये भाई हमारे राष्ट्र की जो गरिमा है वो स्थापित हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशवा साहब, आपने मुझे समय दिया और आपने पूरे पेशवा वंश के इतिहास को जो आज भुला दिया गया उसको रखा लोगों के सामने, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।